आज हम भारतीय राजनीतिक विचारक के जो बीए पार्ट प्रथम में सेकंड प्रश्न पत्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें पहला जो चैप्टर है वो मनु का है। मनु, शुक्र और कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं और इन्होंने भारतीय राजनीति को शुरू से जिस तरह से प्राचीन समय में भारतीय राजनीतिक चिंतन किस तरह से था, मानव किस तरह के रहते थे, किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे, उसके आधार पर व्याख्या करने की कोशिश की। मनु को मानव जगत का प्रारंभिक माना जाता है और मनु ने ऐसा माना जाता है, मनु ने अपनी कृति मनुस्मृति का निर्माण किया, अर्थात उसकी रचना की। इस आधार पर मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीतिक विचारकों का, जिसने भारतीय समाज को व्यवस्थित रूप से समझाने का प्रयास किया। मनुस्मृति के रचना काल के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। डॉक्टर वीसी सरकार मनुस्मृति को ईसा से लगभग 150 वर्ष की पूर्व रचना मानते हैं। कुछ लोग इसे रामायण और महाभारत काल की रचना मानते हैं। इस प्रकार मनुस्मृति का काल ईसा पूर्व 3110 वर्ष माना जाता है। इस मत के इस तथ्य से भी मेल खाता है कि भारतीय परंपरा अनुसार विद्वान पुरुष अपने आप को ग्रंथों का रचयिता न कहकर केवल ज्ञान का संदेशवाहक मानते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि समय समय पर विद्वान मनुस्मृति की प्राचीन परंपराओं को पुनः प्रकाश में लाए होंगे, परंतु वे उनके वास्तविक रचयिता नहीं थे। उनके वास्तविक रचयिता वर्तमान दृष्टि के प्रारंभिक महापुरुष ही रहे होंगे। मनुस्मृति का यह ज्ञान मनु से नारद, नारद से मार्कंडे, मार्कंडे से सुमित भार्गव और सुमित भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ। संभवतः वर्तमान मनुस्मृति विद्वान भृगु द्वारा संकलित की गई है, परंतु इस बात में यह सत्यता है कि भृगु ने यह संकलन कार्य कब किया, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। मनुस्मृति के प्रारंभ में 1 लाख श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 रह गए और वर्तमान के संस्करणों में 2694 श्लोक है। इस आधार पर मनुस्मृति के कार्यकाल के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से मनुस्मृति को ईसा पूर्व 3110 वर्ष माना जाता है। मनुस्मृति के रचना काल के संबंध में विद्वान में भले ही चाहे मतभेद हो, लेकिन इस ग्रंथ को सभी महान ग्रंथ मानते हैं। यह विधि ग्रंथ के रूप में इसकी श्रेष्ठता को सभी पक्ष निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं। पाश्चात्य विद्वान इसकी तुलना सरलता से महाकाव्यों में करते हैं, जबकि नीत्शे मनुस्मृति बाइबल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। मैकेंजी ब्राउन ने लिखा है, पाश्चात्य विश्व के लिए मनुस्मृति अपने प्रकार का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति में सबका सही तरीके से विवरण किया गया है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है और 2694 श्लोक। मनुस्मृति के 12 अध्याय को निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। पहला भाग है संसार एवं विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति। इस भाग में संसार में विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति किस तरह से हुई, क्यों हुई, उनका क्या कार्य है, इसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरे भाग में
जाति, कर्मांध संस्कार विधि, ब्रह्मचार्य, व्रत विधि और गुरु के प्रति अभिवादन आदि की विधि, अर्थात गुरु के प्रति शिष्य का क्या दृष्टिकोण होता है और अभिवादन किस तरह से किया जाना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन क्यों जरूरी है और किस तरह से किया जाना चाहिए, दूसरे भाग में है इस तरह की व्यवस्था। तीसरे भाग में है ब्रह्मचार्य की समाप्ति के बाद पंच महायज्ञ, नित्य श्रद्धा विधि, समावर्तन, इस पर चर्चा की गई है। चौथे भाग में ऋतु, ब्रह्मचार्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य और गृहस्थ आदि नियम पर चर्चा की गई है। पांचवें भाग में भक्ष्य एवं अभक्ष्य पदार्थ मनुष्य के लिए शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियम भी बताए गए हैं, अर्थात व्यक्ति को किस तरह का भोजन प्राप्त करना चाहिए, शुद्ध रहन सहन के लिए उसको लंबी आयु प्राप्त करने के लिए किस तरह का रहन सहन करना चाहिए। छठा में है वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रम के लिए विधान, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रम किस तरह से किया जा सकता है और उनके मानव जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। सातवें भाग में है व्यवहारिक विवादों का निर्णय और कर संग्रहण और राजधर्म, अर्थात राजा का क्या धर्म है, राजा को किस तरह से आप अपने धर्म का बनाना चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए, इसके आधार पर उन्होंने चर्चा की। आठवें में है न्यायालयों के साक्ष्य की प्रक्रिया, साक्ष्य के नियम और विधि विधान, अर्थात न्यायपालिका को अपने न्याय का विधान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। नौवें भाग में वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, स्त्री और पुरुष में धर्म और धन आदि संपत्तियों का विभाजन, अपराधों का निवारण और वैश्य और शूद्र के अपने धर्म में अनुष्ठान, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। 10वें भाग में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति, आपातकाल के कर्तव्य और धर्म पर उन्होंने चर्चा की है। 11 नंबर के भाग में पाप से निवृत्ति हेतु प्रायश्चित के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और 12वां नंबर के भाग में कर्मों के अनुसार मनुष्य को 3 उत्तम, मध्यम, अधम प्रकार की सांसारिक गतियों, आत्मज्ञान और मानवीय गुण दोष, नैतिक मूल्यों आदि की विवेचना प्रस्तुत की गई है। इस आधार पर मनुस्मृति में 12 भागों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इसके 12 अध्याय है, 2694 श्लोक है। इनके आधार पर हम मनुस्मृति की व्याख्या कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की सकते हैं। वस्तुतः मनुस्मृति मानव जीवन के संपूर्ण विधान है। इसमें मानव जीवन के समस्त पक्षों के सार्थक और उद्देश्यपूर्ण विनिमय के लिए आचार संहिता प्रस्तुत की गई है। लेकिन मनुस्मृति जिस समय स्थापित की गई थी, जिस समय लिखी गई थी, केवल एक वर्ग या एक जाति को ध्यान में रखकर एक ऐसा ग्रंथ है, केवल इसमें ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणों से संबंधित उत्कृष्टता, उत्तमता को झलकता है, जबकि अन्य वर्ग को, शूद्र वर्ग को, स्त्री वर्ग को इन्होंने अधम स्थिति में देखा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति एक वर्ग विशेष को महत्व देने वाला ग्रंथ है, जो वर्तमान समय में भी इस पर निम्न तबके द्वारा इसको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इस आधार पर मनु ने जो मनुस्मृति लिखी है वह केवल किसी एक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई हुई एक विधान है, जिसको सर्वमान्य विधान नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी भारतीय राजनीतिक विचार के प्राचीन ग्रंथ होने के नाते इस विधान को, इस स्मृति को, इस पुस्तक को, इस कृति को भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीतिक चिंतन इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। जय हिंद, जय भारत।